बोतल पकड़ी और लोगों को दिखाने के लिए यूं करके हिला दी। क्या करा? यूं करके हिला दी। अब जब बोतल यूं करके हिलाई और उसका ढक्कन खोला तो सारी कोल्ड ड्रिंक फैला दी। क्या कर दिया? सारे अनुसंख्यक गुणधर्म पर ना क्वेश्चन आते हैं भाई, कंपटीशन लेवल में ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अदर्स बोर्ड की परीक्षा में ही बहुत आते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म से क्वेश्चन। ऐसा तरीका लेकर आया हूं भाई, चुटकी बजाओगे, चुटकी, और चुटकी बजाते ही अनुसंख्यक गुणधर्म का कोई सा भी न्यूमेरिकल हो हलवे की तरह निकाल लोगे बाहर और उठाकर खा लोगे और परीक्षा में नंबर भर भर कर आएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो मैं गुमनाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि अब तक हमने आपको केमिस्ट्री में कई सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया, आज हम विलियन चैप्टर के क्लास 12 का विलियन चैप्टर और उसका 8वां लेक्चर है आज। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे हेनरी का नियम और अनुसंख्यक गुणधर्म। जो वीडियो पर नए हैं, तो वीडियो पर अगर आप नए हो तो विलियन के दूसरे लेक्चर से पढ़िए। भाई मैं थोड़ा सा समय लेकर इतना बताना चाहूंगा, मैंने सिलेबस लेट जरूर स्टार्ट किया है, यूट्यूब पर चैनल लेट बनाया, इसे सिलेबस लेट जरूर स्टार्ट किया है, लेकिन अगर आप बोर्ड के रिजल्ट में बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हो बेहतर तरीके से और चाहते हो कि भाई किसी भी हिंदी मीडियम से आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके नंबर दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा आए और अच्छे लेवल पर आए, तो बस आप जितना मैं आपको पढ़ा रहा आप उसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को करते जाइए। आप बोर्ड के रिजल्ट में सारे क्वेश्चनों को धज्जियां उड़ा देंगे और बहुत ही आसान तरीके से पूरा पेपर कर आ जाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पढ़ना है आज? हेनरी का नियम और अनुसंख्यक गुणधर्म। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। देखो भाई, हेनरी का नियम क्या होता है? हेनरी का नियम, इसे मैं आपको यहां पर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये क्या है? ये एक पात्र है, हमने इसमें भर लिया है कोई द्रव, कुछ भी भर दिया, कोई भी द्रव भर लिया इसमें। ठीक है, अब हमने इसमें कोई भी द्रव भर लिया है। अब द्रव देखो भाई, द्रव भर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक गैस है, एक गैस है। अब हम इस गैस को इसमें घोलना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? घोलना चाह रहे हैं। इस गैस को इसमें घोलना चाह रहे हैं। तो इस गैस को इसमें घोलने के लिए हमें गैस के किसकी जरूरत पड़ेगी? दाब की। भाई दाब लगेगा जब चीज पे तभी तो वो नीचे की ओर जाएगी, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? दाब की जरूरत पड़ेगी। और गैस का दाब, तो गैस के दाब को आप कह लीजिए आंशिक दाब। आंशिक दाब मतलब कहने का मकसद सिर्फ इतना है, अगर आप इस द्रव में इस गैस को घोलना चाह रहे हैं तो आपको गैस के आंशिक दाब की आवश्यकता पड़ेगी। आंशिक दाब जितना बढ़ेगा गैस की विलेयता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अगर मैं विलेयता को मानूं S, तो विलेयता जो होती है वो समानुपाती होती है किसके? आंशिक दाब के। लेकिन ये कंडीशन कब होगी? जब ताप स्थिर हो। क्या स्थिर हो? जब ताप स्थिर हो, तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, जब ताप स्थिर हो। अच्छा, ताप तो स्थिर है, तो भाई जब समानुपाती का निशान हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो हेनरी ने अपना एक कांस्टेंट दिया जिसे H। तो भाई आप KH को क्या कह देंगे? हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक। अब देखिए भाई, इतना होने के बाद में देखिए, क्या आपको इसकी डेफिनेशन लिखना है? यार फटाफट से लिख दो। क्या है? देखो, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता क्या? S। द्रव में विलेयता उसके मतलब किसके? गैस के, उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती
होती है। यह बन गया आपका हेनरी का नियम। सिंपल सा इतना सा नियम है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, किसी गैस की द्रव में विलयता उस गैस के खुद के आंशिक दाब के बराबर होती है। भाई इस विलय में द्रव का भी तो कुछ ना कुछ आंशिक दाब होगा, इसलिए मैंने वहां पर दाब नहीं बोला है। क्या करेंगे आप, गैस के आंशिक दाब के, जो गैस का खुद का आंशिक दाब है उसके क्या होगी, समानुपाती होती है। और ये आपका हेनरी का नियम है। अच्छा, आपने हेनरी का नियम का प्रयोग भाई इसके पूछ लिए जाते हैं, हेनरी के नियम की सीमाएं पूछ ली जाती हैं। क्या पूछ ली जाती हैं, सीमाएं। तो हेनरी के नियम की सीमाएं, भाई देखो हेनरी के नियम की सीमा, आपको दो सीमा कम से कम याद रखनी है। क्या करना है, हेनरी के नियम की सीमा क्या है भाई, दाब उच्च नहीं रखना है, दाब उच्च नहीं रखना है, और ताप कम नहीं रखना है, ताप कम नहीं रखना है। देखो मैं आपको इसको समझाता हूं। अच्छा, आपने रियल लाइफ में कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी? जब आपने अगर कोल्ड ड्रिंक पी हो तो आपने देखा होगा, जब हम कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं तो एक गैस निकलती है, आवाज होती है, आवाज होती है, फिस करके आवाज होती है तेजी से, और ढेर सारी एयर अंदर से बाहर निकलकर भागती है। वो पता है कौन सी गैस होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कोई सा भी सॉफ्ट ड्रिंक हो या कोल्ड ड्रिंक हो, इस बात को याद रखिएगा, कोई सा भी क्या हो, कोई सा भी, ये यहां पर मैं लिख दे रहा, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस घुली होती है, CO2 गैस घुली होती है, CO2 गैस घुली होती है। अच्छा, अगर आप इसको समझना चाहो कि भाई CO2 गैस घुली, कभी आपने नोटिस करना, आप एक बोतल को लो और एक सिंपल तरीके से खोल दो। जब आप बोतल को सिंपल तरीके से खोल दोगे तो क्या होता है भाई, आराम से गैस रिलीज हो जाती है और आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो। अब एक हमने क्या करा, एक हमने भी बोतल ली और बोतल को पकड़ा, और बोतल को पकड़ने के बाद में क्या करा भैया, जोश में आ गए, अपने पैसों की कोल्ड ड्रिंक खरीदी है भाई, मजाक बात थोड़ी ना है, तो जोश में आ गए, क्या करा, बोतल पकड़ी और लोगों को दिखाने के लिए यूं करके हिला दी। क्या करा, यूं करके हिला दी। अब जब बोतल यूं करके हिलाई और उसका ढक्कन खोला तो सारी कोल्ड ड्रिंक फैला दी। क्या कर दिया, सारी कोल्ड ड्रिंक फैला दी। कभी नोटिस करने की कोशिश करना, ऐसा क्यों होता है कि बोतल को हिलाया और कोल्ड ड्रिंक को जैसे ही नॉक कैप खोला तो कैप खोलने पर गैस तो रिलीज ना हुई, लेकिन कोल्ड ड्रिंक ढेर सारी बाहर आ गई निकल के, कोल्ड ड्रिंक ढेर सारी बाहर आ गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ जब हमने उसे हिलाया तो हिलाने पर क्या हुआ भैया, दाब बढ़ गया, और हिलाने पर जब दाब बढ़ गया तो गैस और ज्यादा विलय हो गई। अब गैस नीचे जाके क्या कर रही है, कोल्ड ड्रिंक की सतह पे प्रेशर डाल रही है। समझने की कोशिश करिए इस तरीके से, सपोज ये एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है, ये एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, हमने इसमें यहां तक भरी है कोल्ड ड्रिंक और इसमें क्या घुली है, गैस। जब हमने इसे हिलाया तो गैस का क्या बढ़ गया, दाब बढ़ गया। क्या बढ़ा, दाब बढ़ा। अब जब दाब बढ़ा तो भैया गैस ने क्या करा, गैस के अणुओं ने कोल्ड ड्रिंक के ऊपर और दाब डालने लगे, और जब कोल्ड ड्रिंक के ऊपर और दाब डालने लगे तो कोल्ड ड्रिंक क्या करने लगेगी, ऊपर को आने लगेगी, ऊपर को। अब गैस के अणुओं का दाब कोल्ड ड्रिंक का जो द्रव है उस द्रव से अभी कैसा हो गया, ज्यादा। अब वो नीचे की ओर दाब डाल रहे हैं, और जब गैस नीचे की ओर दाब डाल रही है तो आसपास से क्या हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक ऊपर की ओर निकल के आ रही है, और जैसे ही कैप को खोला सारी कोल्ड ड्रिंक सीधी भैया बाहर गिर गई निकल के, और कोल्ड ड्रिंक इतनी सी रह गई भैया बाद में बचने के बाद। क्यों, क्योंकि गैस का दाब वहां कैसा था, ज्यादा था। और याद रखिएगा कि सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक में CO2 का घुलना, CO2 गैस घुली होती है, ठीक है, और यही कारण होता है कि हिलाने पर कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है, अदरवाइज नॉर्मली खोलने पर कोल्ड ड्रिंक नहीं गिरती। क्यों, क्योंकि हेनरी का नियम लग रहा होता है। हेनरी ने क्या बताया कि दाब उच्च नहीं होना है और ताप कम नहीं होना है, ताप कम नहीं रखना है और दाब उच्च नहीं रखना है। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं हेनरी के नियम की सीमाओं के लिए, और ये मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन भी कर दिया है। अच्छा, एक टॉपिक और आ जाता है कि हेनरी के नियम के उपयोग क्या आ जाते हैं भाई, हेनरी के नियम के
उपयोग, उपयोग मैं यहां पर लिख दे रहा, उपयोग, ठीक है, हेनरी के नियम के उपयोग। देखो एक उपयोग तो आप यही बना लो, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक में CO2 का घुलना, CO2 का घुलना किसके अनुसार होता है? हेनरी के नियम अनुसार होता है, होता है। दूसरा नियम फेफड़ों तथा रक्त के मध्य O2 व CO2 का आदान प्रदान हेनरी के नियम द्वारा होता है। ठीक है, देखो पहला एग्जांपल तो मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरा इसका उपयोग क्या है? दूसरा उपयोग इसका ये है फेफड़े तथा रक्त। अब आपने नोटिस किया होगा हम क्या करते हैं, हम भाई सांस लेते हैं, सांस लेते हैं। आप सांस जब लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, फिर फेफड़ों से क्या होता है भाई, रक्त, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो O2 के साथ क्रिया करके O2 को अपने साथ ले जाता है और बदले में CO2 क्या करता है, साथ में लाकर रिलीज करता है, जिसे हम बाहर सांस छोड़ने पर रिलीज करते हैं। तो ये काम बहुत तेजी से हो रहा होता है और ये काम CO2 और O2 का आदान प्रदान, मतलब जो हीमोग्लोबिन लेकर आया CO2 को और O2 जो हमने सांस ली, उन दोनों का आदान प्रदान किसके द्वारा हो रहा है? हेनरी के नियम के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हेनरी का नियम, इसकी सीमाएं, इसके उपयोग, इसके बारे में फटाफट से इतनी बातें जान लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अणुसंख्य गुणधर्म की ओर। फटाफट से पहले इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए बेटा, अब हम पढ़ते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। क्या पढ़ना है? अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है आज का? हमारा दूसरा टॉपिक है अणुसंख्य गुण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्वालिफायर प्रॉपर्टीज। ठीक है, यह है आपका अगला टॉपिक। ठीक है, पीछे जो टॉपिक पढ़ाया हेनरी का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, ये है आपका सेकंड टॉपिक। देखिए अणुसंख्या गुणधर्म, क्वालिफायर प्रॉपर्टीज। अरे बिटुआ कुछ ना करना है, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है। देखो पहले मैं इसको लिख देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि ये होता क्या है। देखिए क्या है भाई, सिंपल सी परिभाषा है, किसी भी विलयन के वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुण कहलाते हैं, अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। सिंपल सा सीन है, क्या बोला है, जैसे कि एक विलयन है, ये विलयन है एक, ठीक है, ये अभी द्रव है। अब इसको हमने इसमें कुछ मिला दिया विलय, अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया विलयन। इस विलयन के वो गुण इस पर निर्भर करेंगे, इस पर निर्भर करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाएंगे। इसे मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूं। अणुसंख्य गुणधर्म 4 होते हैं, 1 2 3 4। कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। पीछे आपने पढ़ा है परासरण दाब, ठीक है। दूसरा आपका होता है क्वथनांक का उन्नयन, एक आपका होता है हिमांक का अवनमन, और एक होता है बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इतनी बातें आप अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में याद रखिएगा। सिंपल सा अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं? वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। और ये परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ठीक है, पीछे पढ़ा चुका हूं, पीछे पढ़ चुके हैं। जो क्लास पर नए हैं वहां पर जाइए और पीछे से पढ़ें।
नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इन सारे टॉपिक्स को वहां से पढ़ सकते हैं। और ये वाला जो टॉपिक है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये अभी नहीं हुआ है, ये टॉपिक अभी हम आगे पढ़ेंगे। और जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो साथ में हम राउल्ट का नियम भी सीखेंगे, ठीक है। अब फटाफट से आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर अनुसंख्य गुणधर्म पर ना क्वेश्चन आते हैं भाई, कंपटीशन लेवल में ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अदर्स बोर्ड की परीक्षा में ही बहुत आते हैं अनुसंख्य गुणधर्म से क्वेश्चन। ऐसा तरीका लेकर आया हूं भाई, चुटकी बजाओगे, चुटकी, और चुटकी बजाते ही अनुसंख्या गुणधर्म का कोई सा भी न्यूमेरिकल हो हलवे की तरह निकाल लोगे बाहर और उठाकर खा लोगे, और परीक्षा में नंबर भर भर कर आएंगे, ठीक है। तो फटाफट से पहले से नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसी ट्रिक है कि आप किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो अनुसंख्या गुणधर्म से लिंक है भैया परखच्चे उड़ा दोगे। क्या करोगे? परखच्चे उड़ा दोगे। एक चीज, पहली बात दो तरीके। पहली बात ये याद रखना, अणुओं की संख्या बढ़ने पर, ठीक है, अणुओं की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक जो आपका होता है ये बढ़ता है, ठीक है। परासरण जो आपका होता है ये भी बढ़ता है, हिमांक जो आपका होता है ये घटता है, और बाष्प दाब जो होता है आपका ये भी घटता है। पहली चीज ये याद रखिएगा, कभी भी सपोज एक विलयन है, विलयन में हमने विलय मिलाया, तो जितनी विलय के, यहां पर याद रखिए किसकी संख्या बढ़ने पर, विलय के अणुओं की संख्या बढ़ने पर। याद रखना है जब भी विलय के अणु बढ़ेंगे, विलय के अणुओं की संख्या बढ़ेगी, मतलब विलय में जितने ज्यादा अणु होंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा, परासरण बढ़ेगा, हिमांक और बाष्पदाब घटेंगे। जब क्वथनांक बढ़ेगा तो क्वथनांक का उन्नयन भी क्या करेगा? बढ़ेगा। और परासरण बढ़ेगा तो परासरण दाब भी बढ़ेगा। और जब भैया हिमांक घटेगा तो हिमांक का अवनमन भी घटेगा। और जब बाष्पदाब घटेगा तो बाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन भी क्या करेगा भैया? घटेगा। अब दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट कि भैया विलय के अणुओं की संख्या कैसे पता करें? विलय के अणुओं की संख्या कैसे निकालें? अरे भैया काहे टेंशन ले रहे हो, चुटकियों में निकालेंगे, देखकर बता देंगे। अब देखो पहले मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो विलय, या ऐसे कर लिखो आप, अणुओं के प्रकार, एग्जाम्पल दे देते हैं यहां पर, इनका कर लीजिए आप आयनन और निकाल लीजिए कणों की संख्या। देखो कैसे निकलेगी, देखो अणुओं के प्रकार। देखो अणु आप चार प्रकार के पता रखिए, एक होता है आपका वैद्युत अनअपघट्य, जो आयनों में नहीं टूटते। ये कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपका ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, ठीक है, यूरिया हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? वैद्युत अनअपघट्य। दूसरा एक होता है आपका AB, या एक होता है आपका AB टाइप, एक होता है AB2 या A2B टाइप, और एक होता है AB3 या A3B टाइप, ठीक है। अब देखो AB, भाई इसके एग्जाम्पल यहां लिखा है, एक आध लिख दे रहा, जैसे कि KCl, NaCl, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो BeCl2, MgCl2, इस तरीके से इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। AlCl3, ठीक है, और आप लिख लीजिए AlCl3 आपको हो गया, AlNO3 का होल ट्वाइस, ये लिख लीजिए, होल थ्राइस। अब देखो क्या करना है? आयनन, भाई
वैद्युत अनभिघट्य कभी भी आयनित नहीं होते हैं। ए बी टाइप यदि हम ए बी टाइप का आयनन करें, यदि हम ए बी टाइप का आयन, तो ये टूटेगा ए प्लस प्लस में बी माइनस, ऐसे अगर टूटेगा ए प्लस बी माइनस, क्योंकि नीचे तो कोई नंबर लगा नहीं है। जब आप ए बी टू टाइप का आयनन करेंगे तो ये टूटेगा ए प्लस प्लस में, ए प्लस प्लस में देखो बी माइनस, ए पर कितने प्लस हैं 2 और बी पर 1 माइनस, तो कितने 2b माइनस, इस तरीके से। अब ए बी 3 को तोड़िए तो ये टूटेगा ए पर 3 प्लस प्लस में 3b माइनस, ऐसे करके टूटेगा। अच्छा, इसको तोड़ने के बाद में, इसको तोड़ने का यहां पर काउंट कीजिए, यहां पर काउंट कीजिए, 1 और 1 2, 1 और 2 3, भैया 1 और 3 4, तो यही इनके करों की संख्या है। भाई जब वैद्युत अनभिघट्य है तो 1 ये है, तो 2, इसमें 3 और इसमें 4। फटाफट से जरा इसे नोट करिए, फिर मैं आपको मजा दिखाता हूं। यकीन मानिए इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। बस अभी मैं इसके थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखूंगा और उसे चुटकियों बजाते ही देखकर सॉल्व कर लेंगे। भाई फटाफट से पहले इसे नोट कर लीजिए जरा, फटाफट तेजी से। हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, ये क्वेश्चन लिखे, ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर, हम इन्हें बारी बारी से सॉल्व करते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म से लिख के सारे। देखो क्या बोला है, निम्न में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। मैंने आपको बताया क्वथनांक और परासरण बढ़ेंगे अणुओं की संख्या बढ़ने पर, और हिमांक और बाष्पदाब क्या करेंगे, घटेंगे। यहां पर देखो निम्न में किसका क्वथनांक अधिक होगा, तो भैया अणुओं की संख्या फाइंड कर लो। देखो मोलरता सबकी समान दी है, सबकी मोलरता समान दी है। मैंने बताया ये वैद्युत अनभिघट्य, ये वैद्युत अनभिघट्य, इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी भाई, इसमें 1, इसमें 1, NaCl Na प्लस Cl माइनस, इसमें 2 होगी, MgCl2 तो 2Cl माइनस, इसमें कितनी होगी 3। तो भैया किसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है वही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये वाला इसका क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है, और जब अणुओं की संख्या ज्यादा है तो क्वथनांक जाहिर सी बात है इसका ही अधिक होगा। दूसरा देखो, निम्न में किसका बाष्पदाब सबसे कम होगा। भाई देखो नॉर्मलता चारों में दी है लेकिन समान दी है। सुक्रोज में अणुओं की संख्या 1, ग्लूकोज में 1, NaCl में 2, K2SO4, तो ये टूटेगा K प्लस SO4 पर 2 माइनस, लेकिन K कितने हैं 2, तो ये ऐसे टूटेगा, तो 2K और 1 ये, तो 2 और 1 क्या हो गए 3, तो इसमें अणुओं की संख्या कितनी है 3। तो भैया इसमें अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है ना, तो बाष्पदाब सबसे कम। जब अणुओं की संख्या ज्यादा तो बाष्पदाब कम, तो ये चौथा वाला इसका क्या है, राइट आंसर है। फोर्थ वाला ये है इसका आंसर, ठीक है, इसका ये था और इसका ये है। तीसरा देखिए, निम्न में हिमांक सबसे कम होगा। भैया देखो निम्न में हिमांक क्या बोला है, NaCl, भाई इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी 2, Na प्लस और Cl माइनस, सोने का विलयन वैद्युत अनभिघट्य, इसमें 1, यूरिया में 1, AlCl3, 1 Al और 3 Cl, 1 Al और 3 Cl, तो 3 और 1 कितने हो गए 4। तो भैया किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो 4 वाला, तो हिमांक किसका सबसे कम होगा, AlCl3 का। ये देखिए फिफ्थ वाला, देखिए निम्न में परासरण दाब सबसे अधिक होगा। भैया यूरिया 1 अणुओं की संख्या, NaCl में Na और Cl 2, MgCl2, ऐसे लिया करिए 1 Mg 2 Cl, तो इसमें अणुओं की संख्या 3, KCl 1 K और 1 Cl, तो इसमें अणुओं की संख्या 2। किसमें अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, तीसरे वाले ऑप्शन में MgCl2 में। तो भैया परासरण दाब किसका सबसे अधिक होगा, जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी। ये देखिए निम्न में हिमांक सबसे कम होगा, हिमांक सबसे कम, हिमांक जब कम होता है जब अणुओं की संख्या ज्यादा होती है। तो भैया देखो इसमें NaCl अणुओं की संख्या 2, K और Cl अणुओं की संख्या 2, MgCl2 1 Mg 2 Cl, तो अणुओं की संख्या 3, AlCl3 1 Al और Cl कितने हैं 3, तो 3 और 1 4, तो अणुओं की संख्या किसमें सबसे ज्यादा है, AlCl3। तो भैया इसका आंसर कौन सा होगा, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जो मैंने पीछे सिखाया उसकी बदौलत। तो अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए, और खुद भी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, और कमेंट में अपनी दिक्कत हमें जरूर बताइए जिससे हम उसका समाधान कर सकें, ठीक है। और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।
तब हम आगे कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए आप घर पर अच्छे से पढ़िए और बोर्ड की तैयारी करते रहिए और केमिस्ट्री को रटिए मत, सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है।